हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल S&T एकेडमी में। आज हम लोग बात करेंगे वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्रेडिंग पैक्ट RCEP के बारे में, जिसका नाम है रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। तो इस टॉपिक में हम समझेंगे इंडिया ने RCEP से क्यों पुल आउट किया था और उसके लिए इंडिया को कौन सी जो कॉस्ट है वो पड़ेंगी और कौन कौन से बेनिफिट्स इंडिया को होंगे, और RCEP को साइन कब किया गया, किन किन कंट्रीज़ के द्वारा साइन किया गया, उन सब बातों की चर्चा हम इस टॉपिक में करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा ये टॉपिक। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक्स के बारे में बात कर लेते हैं कि RCEP है क्या। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि RCEP की फुल फॉर्म है रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। RCEP is the largest regional trade agreement between 10 ASEAN countries and 5 countries with which ASEAN countries have free trade agreements। जो 10 ASEAN countries हैं, जो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाली 10 ASEAN countries, जिसमें ब्रूनी आ जाता है, कैम्बोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम। ये जो 10 ASEAN कंट्रीज़ है, ये मिलके ASEAN जो ब्लॉक बनाती हैं, और जो बाकी की 5 कंट्रीज़ है, जिसमें चाइना आ जाता है, साउथ कोरिया आ जाता है, जापान आ जाता है, और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, और पहले इंडिया भी इसका पार्ट था, लेकिन अभी इंडिया ने इससे पुल आउट कर लिया। तो ये टोटल 15 कंट्रीज़ का ही ब्लॉक रह गया जिन्होंने मिलके RCEP को साइन किया। तो RCEP को साइन 15 नवंबर 2020 को वियतनाम के द्वारा जो वर्चुअल समिट होस्ट की गई थी वियतनाम में ही, उसमें साइन किया गया है। और अभी इसको साइन किया गया, अभी ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। इम्प्लीमेंट ये होगा जब इसको 15 कंट्रीज रेटिफाई कर देंगे। रेटिफाई इन द सेंस कि वो अपने अपने पार्लियामेंट में इसके रिगार्डिंग लॉ लेके आएंगी और उस लॉ को पास कर दिया जाएगा। और विद इन 2 ईयर्स ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये जो पूरा प्रोसेस है रेटिफिकेशन का, ये कंप्लीट हो जाएगा। और ये विद इन 2 ईयर्स ये जो RCEP का जो पूरा पैक्ट है वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो आप यहाँ से मैप से देख सकते हैं कि ये पूरी जो साउथ जो एशिया पैसिफिक कंट्रीज़ हैं, 15 एशिया पैसिफिक कंट्रीज़, वो ये मिलके RCEP को बनाती है। तो अभी हम इम्पोर्टेंस की बात कर लेते हैं कि इम्पोर्टेंस क्या है RCEP की। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्रेडिंग पैक्ट है। और ये ऐसा क्यों है, क्योंकि जो वर्ल्ड की 1/3 पॉपुलेशन इन्हीं 15 कंट्रीज़ में पाई जाती है। ऐसा मान लीजिए कि दुनिया में 3 में से हर एक आदमी इन 15 कंट्रीज़ में आपको मिलेगा। तो आप मार्केट साइज़ कितना बड़ा है इस RCEP पैक्ट का, आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो दूसरी बात यह है कि RCEP जो 29% ऑफ ग्लोबल GDP होल्ड करता है, मीन्स के 30%, जो 29% ऑलमोस्ट 30% RCEP ग्लोबल GDP का होल्ड करता है। तो इसका मतलब ये जो मॉनेटरी वैल्यू है इस RCEP पैक्ट की, वो भी बहुत ज़्यादा ह्यूज है, बहुत ज़्यादा बड़ा पैक्ट है। और ये जो यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा और मैक्सिको एग्रीमेंट हुआ था, उससे भी कहीं ज़्यादा बड़ा एग्रीमेंट है, और जो यूरोपियन यूनियन से भी कहीं ज़्यादा बड़ा एग्रीमेंट है। आपकी इस बात से इसकी इम्पोर्टेंस को समझ सकते हैं। तो एक जो 2020 में प्रोजेक्शंस लगाई गई हैं कि इस एग्रीमेंट से ओवरऑल वर्ल्ड इकोनॉमी को, ग्लोबल इकोनॉमी को 180 यूएस डॉलर्स का, 180 बिलियन यूएस डॉलर्स का इंक्रीज होगा। मतलब ग्लोबल इकोनॉमी को इतना ज़्यादा फ़ायदा इस पैक्ट से, RCEP से होने वाला है, अगर ये अच्छे से इम्प्लीमेंट हुआ। सबसे पहले इंडिया ने 2019 नवंबर में ही ये डिसाइड कर लिया था कि हम सिग्निफिकेंट आउटस्टैंडिंग जो इश्यूज हैं उनमें से पुल आउट कर लेंगे। जो 2019 में समिट हुई थी RCEP कंट्रीज़ की, उसी में इंडिया ने डिसाइड कर लिया था कि हम आगे से होने वाली जो RCEP की डिस्कशंस होंगी
उनमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। इसका मतलब कि 2019 में ही इंडिया ने डिसाइड कर लिया था कि हम आरसीईपी से पुल आउट कर रहे हैं। तो इंडिया ने ऐसा क्यों किया? इंडिया ने ऐसा अपनी जो इंडस्ट्रीज़ है, इंडस्ट्री जैसे कि एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, डेयरी इंडस्ट्री, सर्विस सेक्टर इंडस्ट्री, इनको बचाने के लिए। आप जानते ही हैं इंडिया का जो एग्रीकल्चर और डेयरी ये सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, ये इतनी ज़्यादा मजबूत नहीं है कि ये जो वर्ल्ड मार्केट की जो पावर्स होंगी उन पे जो इंडस्ट्रीज़ हैं ये टिक सके। क्योंकि जो जब हमारी मार्केट है, जो इंडिया की मार्केट अगर आरसीईपी को साइन कर लेती है इंडिया, तो मार्केट पूरे वर्ल्ड के लिए, पूरी 15 कंट्रीज़ के लिए ओपन हो जाएगी। और 15 कंट्रीज़ में जो भी कंट्री इंडिया को किसी भी सामान को बेचना चाहे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कुछ भी करना चाहे, तो उसके लिए इंडिया ज़्यादा टैरिफ्स नहीं लगा सकता, ज़्यादा लिमिट्स नहीं लगा सकता। तो उसका नुकसान क्या होगा कि कोई भी प्रोडक्ट, जैसे कि न्यूजीलैंड में डेयरी प्रोडक्ट्स, डेयरी इंडस्ट्री है जो न्यूजीलैंड की, वो बहुत मजबूत है, बहुत ज़्यादा, मतलब प्रोस्पोरस डेयरी इंडस्ट्री है न्यूजीलैंड की। तो हो सकता है कि न्यूजीलैंड से डेयरी प्रोडक्ट्स इंडिया में इंपोर्ट होने शुरू हो जाए। और उससे होगा क्या कि इंडिया की जो डोमेस्टिक मार्केट है, डोमेस्टिक डेयरी मार्केट है, उसको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। और इंडिया की जो डिपेंडेंसी है, धीरे धीरे वो दूसरी कंट्रीज़ पे बढ़ती जाएगी। अपने जो इम्पोर्टेंट जो इंडस्ट्रीज़ जैसे एग्रीकल्चर इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री है, उसके प्रोडक्ट्स के लिए दूसरी कंट्रीज़ पे इंडिया की डिपेंडेंसी बढ़ती रहेगी। इसीलिए इंडिया ने ये डिसीजन लिया कि हम आरसीईपी से पुल आउट कर रहे हैं। तो इंडिया ने एक बात और ध्यान में रखी आरसीईपी से पुल आउट करने से पहले, कि इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट है, वो आउट ऑफ 15 कंट्रीज में, आउट ऑफ 15 कंट्रीज 11 कंट्रीज में पहले ही इंडिया का ट्रेड डेफिसिट चल रहा है। ट्रेड डेफिसिट का मतलब है कि हमारे यहाँ इंपोर्ट ज़्यादा हो रहा है सामान, और जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं हम, वो बहुत कम है। इसका मतलब ये है कि इंडिया को नुकसान हो रहा है। जब हम कोई चीज़ इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं और एक्सपोर्ट कम करते हैं, तो उसमें जो पेमेंट्स होती हैं वो दूसरी कंट्रीज़ को ज़्यादा जाती है। तो इसका मतलब इंडिया खरीद ज़्यादा रहा है सामान और बेच कम रहा है। तो ऐसा 15 में से 11 कंट्रीज़ में से पहले ही हो रहा है। इंडिया को जो आप इस टेबल में भी देख सकते हैं कि कैसे इंडिया का चाइना के साथ 53 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट, 53 बिलियन का इंडिया को अभी तक चाइना से घाटा चल रहा है। और फिर जहाँ पे आप आसियन कंट्रीज़ का देख सकते हैं 21 बिलियन, फिर साउथ कोरिया का, फिर ऑस्ट्रेलिया का 9.6 बिलियन, जापान का, और जो न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड के साथ भी हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो है, लेकिन वो कम है। और हो सकता है अगर आरसीईपी को इंडिया साइन कर लेता, तो ये ट्रेड डेफिसिट जो न्यूजीलैंड के साथ अभी हमारा है 0.2 बिलियन डॉलर्स, वो और ज़्यादा बढ़ सकता है। क्योंकि न्यूजीलैंड की जो डेयरी इंडस्ट्री है बहुत ज़्यादा वो प्रोस्पोरस है, और उनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो इंडिया मार्केट को जल्दी से जल्दी कैप्चर करेंगे। तो इस बात की मंशा के लिए, इस बात को ध्यान में रखते हुए इंडिया ने आरसीईपी से पुल आउट कर लिया। और अगर आप ये समझना चाहते हैं कि किस किस कंट्रीज से, कौन कौन सी कंट्रीज से, जो आसियन कंट्रीज़ है और आरसीईपी कंट्रीज़ हैं, उनमें से किस किस के साथ हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो कम है, किसी से ज़्यादा है, तो आप इस मैप को, इस जो पूरे टेबल को है, आप अच्छे से देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि किस कंट्री के साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट कम है, किससे ज़्यादा है। आपको यहाँ पे कंट्री का नाम दे रखा है, एक्सपोर्ट दे रखा है फ्रॉम इंडिया इन मिलियंस, इंपोर्ट्स इंडिया में कितने हो रहे हैं, सामान कितना इंडिया से जा रहा है, कितना इंडिया में आ रहा है, और ट्रेड बैलेंस कितना है, कितना हमें घाटा है, जो नेगेटिव में दे रखे हैं यहाँ पे, माइनस में या नेगेटिव में, ये हमें घाटा है। घाटा मतलब हमारे जहाँ उनका ज़्यादा सामान आ रहा है, हम कम उनको सामान एक्सपोर्ट कर रहे हैं दूसरी कंट्री को। तो ऐसे क्वेश्चंस कभी कभी एग्ज़ाम्स में आ जाते हैं कि कौन सी कंट्री के साथ हमारा जो ट्रेड है वो डेफिसिट में है, और किस किस कंट्री के साथ हमारा जो ट्रेड है वो सरप्लस में है। इसी इस टेबल को मैंने इसीलिए आपको जो इस स्लाइड में डाला है, ताकि आप इसको अच्छे से देख लें। और एक बार अगर आपने इस टेबल को अच्छे से देख लिया, तो कोई भी क्वेश्चन होगा ना आपका किसी भी तरह का यूपीएससी में, जो किसी भी एग्ज़ाम में, तो आप उसको अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। तो जो इस पिक्चर में दे रखा है, इस इमेज में दे रखा है, वो दे रखा है कि
कौन कौन सी जो आइटम्स है जिनमें इंडिया को ज़्यादा चिंता है कि उस आइटम का इंपोर्ट हमारी कंट्री में आफ्टर RCEP अगर हम साइन कर लेते तो बढ़ सकता था। उसमें एग्रीकल्चर आ जाता है, इंडस्ट्रियल गुड भी आ जाता है, इलेक्ट्रॉनिक गुड आ जाता है, केमिकल्स एंड बेसिक ड्रग्स, स्टील प्रोडक्ट्स, फूड आइटम्स, गारमेंट्स एंड कारपेट्स। तो आप इन जो इमेज को और इस टेबल को अच्छे से देख सकते हैं। तो अभी हम बात कर लेते हैं कि जो इंडिया ने डिसीजन लिया है RCEP से पुल आउट करने का, उससे इंडिया को नुकसान कितना होगा, क्या कॉस्ट इंडिया को होगी, कॉस्ट इंडिया को कितनी पड़ेगी जो इंडिया ने डिसीजन लिया है। सबसे पहला है कि जो इंडिया के बायलैटरल ट्रेड्स हैं, जो बायलैटरल ट्रेड टाइज हैं विद आसियन एंड RCEP कंट्रीज, वो इफेक्ट होंगे। जो RCEP की कंट्रीज 15 कंट्रीज होगी वो अभी खुद में ही इतना ज़्यादा ट्रेड करेंगी कि इंडिया के साथ जो ऑलरेडी ट्रेड उनका चल ही रहा है वो थोड़ा कम हो सकता है, उसमें थोड़ी सी गिरावट भी देखी जा सकती है आने वाले 5 से 10 सालों में। और इंडिया और चाइना इस बात का पूरा पूरा ध्यान रखेगा कि जो इंडिया की इन्फ्लुएंस है ना दूसरी कंट्रीज के साथ RCEP के लेके उसको कम किया जाए। चाइना पूरी पूरी कोशिश करेगा कि जो प्रोडक्ट्स इंडिया एक्सपोर्ट करता है दूसरी कंट्रीज को वो चाइना एक्सपोर्ट करे अंडर RCEP के प्रोविजंस के अंडर। तो आप इस बात से देख सकते हैं कि बाइलेटरल ट्रेड टाइज है जो हमारी वो बहुत बहुत ज़्यादा इस पे इम्पेक्ट पड़ेगा RCEP के बाद। तो RCEP के साइन होने के बाद एक और जो बड़ी प्रॉब्लम आएगी इंडिया को वो होगी कि जो लार्ज मार्केट है RCEP की उसको इंडिया कैप्चर करने में थोड़ा परेशानी मिलेगी, इंडिया को थोड़ी मुश्किल आएगी क्योंकि लार्ज मार्केट इन द सेंस कि मैंने आपको बताया कि 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन इन वर्ल्ड की इन 15 कंट्रीज में ही पाई जाती है, यानी कि 3 में से एक आदमी इन कंट्रीज में ही पाया जाता है। तो इंडिया को अगर अपना कोई भी सामान एक्सपोर्ट करना पड़े तो इंडिया को इस जो लार्ज मार्केट है इसको कैप्चर करने में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। और जो RCEP के अंडर था, जो प्रोविजन RCEP के अंडर प्रोविजन थे उसमें इंडिया इजीली कैप्चर कर सकता था इस मार्केट को, लेकिन अभी थोड़ी मुश्किल होगी। इसके लिए इंडिया के पास एक और ऑप्शन है। इंडिया अपना जो अभी जो ट्रेड है वो यूरोप और अमेरिका इन दो कॉन्टिनेंट्स के साथ इंक्रीज कर सकता है। अभी के लिए हमारा जो ट्रेड है वो एशिया में ज़्यादा होता है और यूरोप और अमेरिका से कम आता है हमारा ट्रेड। अमेरिका में तो अभी भी हमारा ट्रेड बहुत ज़्यादा है लेकिन यूरोप में बहुत कम है। हो सकता है कि इंडिया अभी इस लार्ज मार्केट को जो RCEP की लार्ज मार्केट है उसको कैप्चर अच्छे से ना कर पाए और इंडिया का जो पूरा फोकस है वो यूरोप और अमेरिका पे शिफ्ट हो जाए। इससे भी हमारा जो ट्रेड है वो अच्छे से चलता रहेगा और उस पर बहुत ज़्यादा कम इम्पैक्ट होगा RCEP का। तो एक थर्ड पॉइंट है जैसा कि आप जानती हैं कि जापान के साथ हमारे टाइज हैं, जो रिलेशंस है बहुत बहुत अच्छे हैं। और उसी की वजह से जापान ने जो इंडिया को बहुत ज़्यादा इंसिस्ट किया था कि आप RCEP को ज्वाइन करें, लेकिन इंडिया ने ऐसा नहीं किया। तो जापान भी उससे थोड़ा सा नाराज़ हो सकता है। जो आने वाले कोई भी इंटरनेशनल इवेंट्स होंगे तो उसमें जापान की थोड़ी सी नाराज़गी इस बात में देखी जा सकती है कि इंडिया ने जापान की जो इंसिस्टेंस थी इंडिया की RCEP को ज्वाइन की उसको माना नहीं। तो चाइना की जो प्रेजेंस का इम्पैक्ट था इंडिया पे उसकी बात कर लेते हैं अभी हम। जो चाइना की जो टेंशंस एस्केलेटिंग टेंशंस है, बॉर्डर टेंशंस विद चाइना इंडिया की, उसको भी थोड़ी सी राहत मिलनी थी अगर इंडिया ज्वाइन कर लेता RCEP को। लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि इंडिया RCEP को इसी बात से नहीं ज्वाइन कर रहा कि चाइना ने जो बॉर्डर जो टेंशंस हमारे साथ डोकला में देखा आपने पिछले साल, अभी आप देख रहे हैं गलवान वैली में, लद्दाख में, वो सारे जो बॉर्डर टेंशंस को लेके इंडिया ने जो सिग्नल देना चाहा चाइना को कि हम आपके साथ कोई भी ट्रेड कोई भी पैक्ट साइन नहीं करेंगे जब तक आप बॉर्डर इश्यूज को सॉल्व नहीं करेंगे। तो दूसरी बात ये है कि इंडिया अपनी जो मार्केट है अपनी मार्केट को एक्सपोज नहीं करना चाहता चाइना को फ्रीली। फ्रीली इन द सेंस कि RCEP के जो ट्रेड पैक्ट के प्रोविजंस है उसके अकॉर्डिंग आप किसी भी आइटम पे, चाहे वो कौन सी भी आइटम हो, उस पे
एक लिमिट के ज़्यादा टैरिफ्स नहीं लगा सकते, टैक्स नहीं लगा सकते, चाहे वो लिमिट उस आइटम की कितनी भी लिमिट आपकी कंट्री में इंपोर्ट हो रही हो, आप उस पे टैक्स नहीं लगा सकते। लेकिन इंडिया ऐसा नहीं चाहता, इंडिया नहीं चाहता कि चाइना हमारी जो मार्केट है उसको पूरी तरह से कैप्चर कर ले। आपको पता ही है कि ऑलमोस्ट अभी भी काफ़ी सामान चाइना से हमारे देश में इंपोर्ट हो रहा है। अगर आप स्टील की एग्जांपल ले लीजिए, ऑलमोस्ट 90% स्टील हमारा चाइना से ही आता है। और इंडिया ने अभी उस पर काफ़ी ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस भी लगा रखी हैं, काफ़ी ज़्यादा टैक्स भी आता है हमें उससे। लेकिन अब अगर आरसीईपी को इंडिया साइन कर लेता है तो जो चाइना से स्टील आ रहा है, जो और सामान आ रहा है, उस पे से हमें टैक्स भी नहीं मिलेगा, और उस सामान की जितनी चाहे लिमिट जितनी लिमिट चाहे आज चाइना एक्सपोर्ट कर सकता है, इंडिया उस पर कुछ नहीं कर पाएगा। तो इसी वजह से इंडिया ने आरसीईपी से पुल आउट कर लिया था। तो इसमें एक जो दो बातें तो आपको मैंने बता दी कि चाइना का इम्पैक्ट क्या होगा, और तीसरी बात यह है कि कंट्री ऑफ ओरिजिन, नेशनल सोर्स ऑफ प्रोडक्ट, जो कंट्री ऑफ ओरिजिन, रूल ऑफ ओरिजिन है, वो आरसीईपी के अंदर नहीं है। मतलब अगर किसी भी प्रोडक्ट को कोई भी कंट्री दूसरी कंट्री को बेच रही है तो उसमें ये बातें लिखनी ज़रूरी नहीं होंगी कि ये जो प्रोडक्ट है किस कंट्री में बना है, किस कंपनी ने बनाया है, इस बातों को लिखना ज़रूरी नहीं होगा। तो इससे होगा क्या कि अगर कोई कंट्री, मान लीजिए चाइना, इंडिया को स्टील किसी लिमिट के अंदर एक्सपोर्ट कर रहा है और उस लिमिट से ज़्यादा एक्सपोर्ट करना चाहता है चाइना इंडिया को स्टील, तो चाइना किसी दूसरी कंट्री को पहले वो स्टील बेच देगा और उस कंट्री के द्वारा फिर इंडिया को एक्सपोर्ट करेगा। तो ऐसे होगा क्या कि उस पे लिखा तो होगा नहीं कि ये चाइना का स्टील है और इसे कंपनी ने बनाया है। तो वो होगा क्या, अभी वो कंट्री जो दूसरी कंट्री के थ्रू चाइना हमें स्टील बेच रहा है, हमें लगेगा कि वो उस कंट्री का माल है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। तो इसमें इंडिया ने ये भी कहा था कि इसमें जो रूल ऑफ ओरिजिन का जो लॉ है वो होना चाहिए, लेकिन इस सुजेशन को आरसीईपी ने नहीं माना, तो इंडिया ने आरसीईपी से पुल आउट कर लिया। इंडिया ने जहाँ पे एक और सुजेशन भी दी थी, वो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं की है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि इंडिया ने कहा था कि एक थ्रेशोल्ड लिमिट रखनी चाहिए कि किसी भी कंट्री से अगर कोई सामान एक्सपोर्ट हो रहा है दूसरी कंट्री में, जो इम्पोर्टिंग कंट्री है उसको एक लिमिट रख देनी चाहिए कि अगर इस लिमिट से ज़्यादा वो कंट्री में इम्पोर्ट हो रहा है सामान, एक्सपोर्ट कंट्री उसके उस लिमिट से ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगी सामान। तो उसके बाद जो इम्पोर्टिंग कंट्री है वो एक्सपोर्टिंग कंट्री पे टैक्स लगा सकती है उस सामान को बेचने के लिए। तो जो ये थ्रेशोल्ड लिमिट वाला कंसेप्ट था, ये भी आरसीईपी ने, जो सुजेशन थी इंडिया की, उसको भी नहीं माना और इंडिया ने आरसीईपी से पुल आउट कर लिया। तो अभी आरसीईपी से पुल आउट करने के बाद इंडिया के पास ऑप्शंस क्या हैं? सबसे पहले तो इंडिया के पास जो सबसे बड़ी ऑप्शन है कि इंडिया आरसीईपी से बाहर तो हो गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया उसको ज्वाइन नहीं कर सकता। एज एन ओरिजिनल नेगोशिएशन नेगोशिएटर, जैसे कि आप यहाँ पे देख ही सकते हैं कि इंडिया जो एज एन ओरिजिनल नेगोशिएटिंग पार्टनर ऑफ आरसीईपी, जो स्टार्टिंग से ही, जब आरसीईपी के ऊपर डिस्कशन स्टार्टिंग से स्टार्ट हुई थी, तब से इंडिया इसका पार्टनर है, तो पार्टिसिपेंट है। तो अभी आरसीईपी क्या कह रहा है कि अगर इंडिया अभी कभी किसी वक्त भी ज्वाइन करना चाहे आरसीईपी को, तो इंडिया को लिखत में देना पड़ेगा, इन द राइटिंग सेंस, कि आपको लिखती देना पड़ेगा कि हम इसको ज्वाइन करने के लिए इंटेंशंस हैं हमारी आरसीईपी को ज्वाइन करने के लिए। तो आरसीईपी की 15 कंट्रीज़ उस लेटर को, वो जो राइटिंग में लेटर इंडिया ने दिया होगा, उस पे भी, उस पे जो डिस्कशन स्टार्ट कर देगी, और किसी भी वक्त इंडिया ऐसा कर सकता है, और जो इंडिया आरसीईपी को ज्वाइन करना चाहे तो किसी भी वक्त कर सकता है। लेकिन अगर इसके अलावा कोई और कंट्रीज़, आरसीईपी की जो और कंट्रीज़ हैं इंडिया के अलावा, आरसीईपी को ज्वाइन करना चाहे, आरसीईपी के बाहर वाली कंट्रीज़, तो उनको 18 मंथ्स का जो पीरियड है उसके लिए उतना वेट करना पड़ेगा। मान लीजिए अगर कोई और कंट्री है, जैसे कि अमेरिका, अगर अमेरिका आरसीईपी को ज्वाइन करना चाहे तो अमेरिका को 18 मंथ्स का जो है टाइम पीरियड है उसकी वेट करनी पड़ेगी, उसके बाद ज्वाइन कर सकता है। लेकिन इंडिया के लिए ऐसा नहीं है, इंडिया कभी भी चाहे आरसीईपी को ज्वाइन कर सकता है। एक तो ये बात होगी, दूसरी बात है कि इंडिया कैन रिव्यू
its existing bilateral FTAs, free trade agreements, with some of these RCEP members. अब जो इंडिया के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स आरसीईपी के एग्जिस्टिंग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स है, उनको इंडिया रिव्यू कर सकता है, उसमें मॉडिफिकेशन कर सकता है, ताकि जो आरसीईपी का जो इम्पैक्ट होगा इंडिया पे वो कम से कम हो। आप समझ सकते हैं कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अभी ऐसा नहीं है कि आरसीईपी के पहला कोई हमारा ट्रेड नहीं हो रहा था एशियन कंट्रीज़ के साथ, आरसीईपी कंट्रीज़ के साथ ट्रेड अभी भी चल रहा है, पहले भी चल रहा था और आगे भी चलेगा, लेकिन उस ट्रेड में जो फ्लक्चुएशंस है वो कम से कम हो आरसीईपी की वजह से। इसी वजह से इंडिया को जो बायलैटरल ट्रेड्स है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स है, उनको थोड़ा मॉडिफाई करना चाहिए, उनको रिव्यू करना चाहिए और देखना चाहिए कि कैसे हम उस पे जो उसको बेहतर बना सकते हैं, ताकि ताकि जो आरसीईपी का जो इन्फ्लुएंस है वो इंडिया पे कम से कम हो। तो ऐसे ही इंडिया का जो करंटली हैज़ एग्रीमेंट्स विद मेंबर्स लाइक आसियान ब्लॉक, साउथ कोरिया एंड जापान। हमारे पहले जो एग्रीमेंट्स है आसियान ब्लॉक, साउथ कोरिया एंड जापान के साथ चल ही रहे हैं और हम उनको और इम्प्रूव कर सकते हैं। जो उसके बाद है कि टू रिव्यूज़ ऑफ इंडिया सिंगापुर CECA हैव बीन कंप्लीटेड। जो सिंगापुर के साथ हमारे जो एग्रीमेंट्स चल रहे थे उसमें से टू रिव्यूज़ उस एग्रीमेंट्स के, टू डिस्कशंस उस एग्रीमेंट्स पे, टू मीटिंग्स हो चुकी हैं और इंडिया अगर चाहे तो उन एग्रीमेंट्स को सिंगापुर के साथ जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर सकता है, ताकि हमारे जो रिलेशन है सिंगापुर के साथ बेहतर हो जाए और आरसीईपी का इन्फ्लुएंस फिर कम हो जाए हमारे जो इकोनॉमी पे पड़ेगा उसके बाद का। तो इंडिया भूटान एग्रीमेंट है, ट्रेड एग्रीमेंट जेबीसी में आ जाता है, जो 2016 में रिन्यूड किया गया था और 8 नेगोशिएशंस ऑफ हैव बीन कंप्लीटेड फॉर द रिव्यू ऑफ द इंडियन कोरियन CEPA बिगिन इन 2016। तो मैंने ये सारे ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, आप अपने एग्ज़ाम्स में जो यूज़ कर सकते हैं इनको, और एक बार इसकी रिवीजन कर लेंगे तो आपको आसानी होगी कि इंडिया के पास ये समझने में आसानी होगी कि इंडिया के पास कौन कौन सी ऑप्शंस अभी बची हैं और इंडिया कैसे कैसे उन ऑप्शंस को यूज़ कर सकता है अपने आने वाले जो पाँच से 10 सालों में आरसीईपी के इम्पैक्ट को कम करने के लिए अपनी इकोनॉमी पे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। हम आशा करते हैं कि आपको ये जो लेक्चर है इंडियन आरसीईपी का ये अच्छे से समझ आया होगा, और अगर आपको ये हमारा ये लेक्चर बिल्कुल थोड़ा सा भी आपको ये लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगा तो आप हमारे चैनल S&D एकेडमी को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि आपको हमारे आने वाली अगली वीडियोस का भी जो नोटिफिकेशन है वो पहले से ही मिल जाए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।